नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। इंदौर में आज तापमान कम है, हवा भी चल रही, 40-41 के बीच में तापमान बना हुआ है, पर 2-3 दिन की भीषण गर्मी के बाद आज थोड़ी राहत रही है। इधर आज कैबिनेट की भोपाल में मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें नई तबादला नीति घोषित कर दी गई है। नई तबादला नीति में 15% के लगभग तबादले किए जाएंगे। इसमें स्वैच्छिक तबादलों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासनिक तबादले जो होने हैं रेगुलर वे में, उनके लिए अनुमोदन लगेगा। मंत्री का जो भी उस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री है उनका अनुमोदन लगेगा। तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कलेक्टर का अनुशंसा लगेगी, उसके बाद ये तबादले होंगे। तो नई तबादला नीति में 1 से 15 जून तक है ना, 1 से 15 जून, 1 से 15 जून तक तबादलों का दौर शुरू हो जाएगा। उस समय पर मतगणना और इसका काम चलता रहेगा। शायद मतगणना और चुनावी प्रक्रिया के बीच में तबादलों का दौर भी शुरू हो जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक अगर आप मतगणना ये काम चालू हो जाता है, अगर चुनावी प्रक्रिया का सूची का, तो उसमें कुछ रोका जाता है। पर ठीक है, ये खबरें, कुछ हम राष्ट्रीय खबरों पर बात करेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, राष्ट्रीय खबरों की एक बात करेंगे तो आज जयपुर में एक बहुत बड़ी खबर छपी थी, पर हमें लगा कि आपको पता लगना चाहिए। जिस डीड को लेकर कहा जा रहा था कि पिछले साल कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई थी, तो पिछले साल को लेकर सीबीआई ने जो जांच की उसमें पाया कि नहीं, पिछले साल भी बहुत बड़ी गड़बड़ी इसमें हो चुकी थी। एक ही कोचिंग क्लास के 19 छात्र जो हैं लातूर के शिवराज मोटे गांवकर की क्लास के पढ़ने वाले एम सर के आके, ये लोग एक साथ 19 लोगों का सिलेक्शन एम्स में हुआ था। 6 जिसमें से दिल्ली गए, 3 हैदराबाद, 3 भोपाल, 3 वाराणसी, ऐसे मिला के 19 छात्र जो हैं वहाँ पर एक साथ सिलेक्ट हुए। जो व्यक्ति 10 साल पहले तक साइकिल पर कोचिंग क्लासेस जाता था, वो आज 1500 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। ये सारी जानकारी सीबीआई की जांच में खंगाला गया, वहाँ मिला है। और जयपुर कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक नया खाता खोलकर ही बताया कि इसमें 5 छात्रों का ऐसा सिलेक्शन हुआ है जयपुर के, जो एक ही परिवार के 5 हैं, और 5वां भाजपा के एक नेता से जुड़े हुए परिवार के हैं। और इनका सबका 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है वो 10th और 12th का वो 2nd डिवीज़न का था। मतलब बड़ी मज़ेदार बात है। ये सब हम आपको बताएंगे। आज रुपये ने ऐतिहासिक रूप से गिरावट दर्ज की, ये भी हम बताएंगे। पर हम खबरें शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले पत्रिका की खबरें शुरू करेंगे। पत्रिका की बहुत सारी खबरें, तो बुधवार 20 मई की खबरों में हम आपको ताज़ी बहुत सारी खबरें बताते हैं। तो हम आपको सबसे पहले आज पत्रिका की खबर से शुरू करते हैं। स्वच्छता, बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा, 350 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। अभी तक हो ये रहा था कि कार्रवाई होती नहीं थी। ये जो लोग, आपने देखा होगा कि चौराहों पर अगर पुलिस नहीं है तो गाड़ी निकाल के भाग जाते थे या गाड़ी निकाल लेते थे, या कई बार तो जो 3-4 बार जिन लोगों को ऐसा पकड़ा गया उन सब के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इनको सूचना हो गई क्या है? जी बिल्कुल, लाखों चालान जो है आप रोजाना बना कर आपने लाखों चालान का जो पहाड़ खड़ा कर दिया है, उसके अंदर से मात्र आप 350 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड भी कर रहे हैं। उपलब्धि तो नहीं है। वो उपलब्धि इसलिए नहीं कही जाएगी कि ये सस्पेंशन जो भी हुआ है ये भी 1 या 2 या 3 महीने का ही सस्पेंशन हुआ। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का लाइसेंस पूरी तरीके से रद्द कर दिया है कि अब वो जीवन में कभी लाइसेंस ही नहीं वो बनवा पाएगा। सवाल यही उठता है कि आपने 350 लाइसेंस ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर आपने काम किया है, और वही आप अगर लूटने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि इससे काम नहीं चलेगा। अभी आपको मैदानी काम करने की ज़रूरत है। लाइसेंस चालान काटने से शहर का ट्रैफिक नहीं सुधरना है। जिस तरीके से मनीष सिंह जी ने लोगों में स्वच्छता के लिए जागरूकता पैदा की थी, वैसा एक अफसर जो है ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि जो खुद मैदान में उतरे और अमले के साथ में ऐसी जागरूकता लाए कि शहर ट्रैफिक में भी कुछ करके दिखाएगा। आप 350 चालान सस्पेंड कर दीजिए। 34 लोगों को आपने नोटिस दे दिया है, पूछ रहे हैं क्यों ना आपका लाइसेंस जो है सस्पेंड कर दिया जाए। सस्पेंड आप कर भी देते हैं तो किसी की सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने जिन 350 लोगों के चालान, जो लाइसेंस आपने सस्पेंड किए, क्या वो गाड़ी नहीं चला रहे हैं? आप एक बार जरा जाके तो देख लीजिए। सब चला रहे हैं गाड़ी। दूसरे देशों में एक व्यवस्था है, खासकर अमेरिका वगैरह में व्यवस्था ये है कि वो अगर आपने यातायात नियम का उल्लंघन किया तो वो आपके लाइसेंस पे स्टपलर कर देते हैं, मतलब छेद कर देते हैं, और तीसरे छेद के बाद आप जीवन भर गाड़ी नहीं चला सकते। तो लाइसेंस के बाद में फिर उसके लिए वापस रिन्यू कराने के लिए कोई प्रक्रिया वहाँ पर नहीं है। मैं अमेरिका गया था तो मैंने देखा वहाँ पर कि वो छेद कर देते हैं लाइसेंस के अंदर। वहाँ 2 बड़ा सख्त कानून, एक शराब पी के गाड़ी नहीं चला सकते, तो वो अपने यहाँ संभव ही नहीं है। इसलिए अपने यहाँ छेद होने का काम हो तो छेद ही छेद हो जाए लाइसेंस के अंदर। पर वहाँ ये सिस्टम बना हुआ है कि आपके अगर 3 छेद हो गए तो आपके लाइसेंस को अब आपको मिलना नहीं है। उसके बाद आप गाड़ी जीवन भर नहीं चला सकते हो कहीं पर भी आप। अब हम प्रभात किरण खबरों की बात कर ले रहे हैं। आपको याद होगा महेंद्र हडिया जी ने, जो इन दिनों पूरे
मीडिया में भी छाए हुए हैं और उनकी रंगबाजी कल आपने देखी ली थी कि महापौर को तक को हिला के आ गए थे, नगर निगम को भी हिला दिया था, उनके क्षेत्र में पानी नहीं बढ़ रहा। बहुत कुछ बताया तो उन्होंने कि 10 टैंकर नगर निगम खा गई, ये सब कुछ हुआ था, पर वो अलग मामला है। पर एक मामला जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि पिछले दिनों को मैं धरना दे दूंगा और ये नहीं होगा, और ये है कौन सा, जो होटलें चल रही है आवासीय क्षेत्रों में, उनके क्षेत्रों में जहाँ आवासीय जो हॉस्टलें खुली हुई है, उसको लेकर उन्होंने सख्त कार्रवाई का कहा था और नगर निगम को सूची दी थी। कार्रवाई हुई और बाद में परिणाम ये हुआ कि वो होटलें सील हो गई। अब सील होने के बाद वो होटलें कब खुल गई वापस, सारे होटलों के ताले वापस खुल गए। क्या मामला भी है? जी बिल्कुल, आपको मतलब विधायक महेंद्र आडिया जी ने सवाल उठाया था, विधानसभा तक सवाल किया था कि उनके इलाके में महालक्ष्मी नगर, चिकित्सक नगर, तुलसी नगर इलाके में जो आवासीय प्लाट हैं, आवासीय रहवास का जो क्षेत्र है, उनका व्यावसायिक उपयोग और ज़्यादातर जगह होटल और हॉस्टल चल रहे हैंगे, इन पर कार्रवाई की जाए। इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने नगर निगम के खिलाफ धरना देने की बात भी गई थी, जिस पर नगर निगम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करी और अंदर की तरफ जाने के बजाय जो सड़क का जो बाहरी हिस्सा आएगा, मेन रोड की तरफ की 16 होटलें सील कर दी गई थी। उस पर महेंद्र आडिया ने फिर सवाल उठा दिया था, क्योंकि ये जो 16 होटलें सील की गई थी, इनको खुलवाने के लिए महेंद्र आडिया खुद पहुंच गए थे। उनका यूँ कहना था कि उनकी शिकायत बाहर चल रही होटलों से ना होकर अंदर चल रही होटलों और हॉस्टल पे आएगी, तो हमारी है। इसको कुल मिलाकर कहानी जब ये विजय विधायक खुद विरोध करने पहुंच गए वापस, तो लग गया नगर निगम के अधिकारियों को इनको खोल देना ही ज़्यादा अच्छा। नगर निगम के अधिकारी भी मौके की तलाश कर रहे थे और होटल वालों से साठ गांठ कर होटलें खोल दी गई। हालांकि बाद में 3 होटलें और सील की गई, कुल मिलाकर 19 होटलें सील की गई थी। इसमें से ज़्यादातर खुल गई हैगी। क्यों खुली है, किसके इशारे पे खुली है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, पर खुल गई है। चलिए अच्छा है, कम से कम कामकाज जैसे शुरू हो गया है ना। अब हम दोपहर की खबरों की बात करते हैं, पहले पेज खबरों के बाद में बात करेंगे दोपहर का। आज देश भर में दवा व्यापारियों की हड़ताल रही। लंबे समय बाद इंदौर का दवा बाजार की एक भी दुकान नहीं खुली, सब जगह ताले लगे हुए थे, पूरे चप्पे चप्पे पे ताले लगे। शहर भर में दवा की दुकानें कहीं नहीं खुली। जिन लोगों को दवा की जरूरत थी वो भटकते हुए देखे गए। एमआई अस्पताल के आसपास भी जिन लोगों के पास पर्चियाँ थी उनको दवा मिलने में कई दिक्कत हो रही थी। अस्पतालों के अंदर जो दवा की दुकानें हैं, जो इमरजेंसी के लिए खुली हुई, जो अस्पताल में दवा बेचते हैं, वे भी बड़े सतर्क होकर अपने अंदर स्टाफ में दवाइयाँ दे रहे थे। हड़ताल इसलिए की गई कि ई कॉमर्स जो चल रहा है, जो बाजार से 30% 40% रियायत पर दवाइयाँ आपको दे रहा है, ब्रांडेड कंपनी के दवाइयाँ 10% कम पैसों पर दे रहा है आपको। क्यों? क्योंकि वो ग्राहक बनाना चाहते हैं। ऐसे में ये हो रहा है कि 12 लाख जो दवा की दुकानें देश भर में हैं, उसमें से 6 लाख दुकानें बंद होने के हालात में आ जाएगी। आपको याद होगा इसी कार्यक्रम में 4 दिन पहले आपको पूरी जानकारी दी थी कि ये हड़ताल क्यों की जा रही है, और इस हड़ताल के पीछे एक ही मकसद है कि इसको लेकर कोई नियम कानून बनना चाहिए। नहीं तो जो बाजार में गलियों में जो कारोबार होता है वो बंद हो जाएगा। आपको याद होगा जो ई कॉमर्स चालू हुआ था, उसके चलते 1 करोड़ किराने की दुकानें जो गली मोहल्लों में छोटी छोटी हुआ करती थी वो खत्म हो गई, क्योंकि लोग ई कॉमर्स से सामान मंगाने लग गए। तो जो गली मोहल्ले में छोटी दुकानें थी 1 करोड़ के लगभग, जहाँ 1 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, वो दुकानें धीरे धीरे करके बंद हो गई। दवा दुकानों को चिंता ये है कि दवा की दुकानें में अगर यही स्थिति रही तो कम से कम 6 लाख दुकानें बंद हो जाएगी। और आज बाजार में वाकई बंद रहा, दवा दुकानों का चप्पा चप्पा बंद रहा। कैसा? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि किराना दुकानों के बाद अब दवा दुकानों की बारी आ गई है। ऑनलाइन से जो बिक्री की जा रही है, उसका बड़ा व्यापार जो है इस छोटे छोटे कारोबारियों को भी मुझे लगता है खत्म करने की ओर संकेत दे रहेगा। इसको लेकर दवा व्यापारियों ने आज हड़ताल की है, दुकानें बंद रखी है। हालांकि उसका कितना असर जो है ऑनलाइन बिक्री वालों पर पड़ा, उसका आकलन करना मुश्किल है। उनका काम तो जो जैसा है वैसा चल रहा है। और आपको बता दो, जो दुकान लेकर गली में, मोहल्लों में, सड़कों पर जो छोटे दवाएं की दुकान लेकर जो दुकानें चल रही है, वे जितना डिस्काउंट नहीं दे पा रहे हैं, उससे ज़्यादा डिस्काउंट ये ऑनलाइन बिक्री वाले आपके घर पहुंच दवा पहुंचाकर डिस्काउंट दे देते हैं। दवा की कीमतों के अंदर जो मार्जिन का आप आकलन करेंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे कितना आकलन किया जा सकता है। आप 10% 20% की बात तक ही अपन तक समझ पा रहे हैं, जबकि इसमें बहुत बड़ा खेल है। MRP आपको 350 रुपये की लगाई दी जाएगी और पता पड़ेगा वो प्रोडक्ट जो है असल में 50 रुपये का भी नहीं है। ये पूरा सारा जो खेल है, ये पूरा ऑनलाइन के ज़माने में जो खेला जा रहा है। यही बात है कि ऑनलाइन में हम राशन बुलाएंगे तो सस्ता आता है, हम किराने की दुकान पर जाएंगे तो महंगा मिलेगा। रही का सर जो है, बड़े जो स्टोर आ गए हैं, डी मार्ट आ गए हैं, ये रिलायंस आ गए हैं, ये बड़े स्टोर जो है बच्ची रही का सर ये पूरी कर देते हैं। वजह ये है कि ये लॉट में खरीदते हैं। दवा वाले मामले में अलग मसला है। दवा वाले मसले में कुछ पर्टिकुलर ब्रांड की जो दवाएं हैं वो लॉट में बनवाई जाती है। ऑनलाइन वालों के लिए जो अलग स्टॉक की बनाई जाती है। और आपको बता दूं, ऑनलाइन में जो रियायत में आपको दवा, या बात करें जो किराना का सामान आपको रियायत में मिलता है, वो आपको जो है ऑफलाइन में दुकानों पर नहीं मिलेगा। सही बात है। कल बिजली मंत्री जो है वो इंदौर आए थे
और ऊर्जा मंत्री ने जो है आने के बाद में शाम को एक दो किसी कार्यक्रम गए थे, प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, और आए थे, और इसके बाद वो बिजली कंपनी के दफ्तर में पहुंच गए थे रात को। और जाने के बाद में उनको लगा, क्योंकि ये उनका स्वभाव में है मंत्री जी का, कि वे जो है जहाँ जाते हैं वहाँ एक आध दो लोगों को सस्पेंड करने की कोशिश करते हैं। हर बार ये होता है कि आंधी तूफान जब चलने वाला रहता है तो उसके पहले मंत्री जी इंदौर आते हैं, या जहाँ पे भी जाना होता है जाते हैं। पर इस बार आंधी तूफान आने से पहले वो कल आए और आंधी तूफान मचा के चले गए। हुआ उसमें ऐसा कि जिन दो लोग इंजीनियरों को 100 काज नोटिस दिए गए हैं, उनको लेकर बिजली कंपनी की तरफ से जानकारी ये आ रही है कि बिजली कंपनी की तरफ से एक तो ये आ रहा है कि जो लोड शेडिंग की गई थी कल, उसका बाकायदा विधिवत सूचना जारी की गई थी, और सूचना दे के बाकायदा उसका एसी ने जो है अनुमति दी थी कि हाँ ये रखरखाव के लिए इस क्षेत्र में लाइट बंद की जाएगी। तो एक मामला ये था, इसलिए कोई उसमें कोई गलत था नहीं, वो बाकायदा मैसेज था। दूसरे में जिस इंजीनियर का नाम है, जो काले या डाढ़े जो भी नाम है इंजीनियर का, उसको भी जो कारण बताओ नोटिस जारी किया, तो उसने कहा मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई, और उनका कोई मामला था भी नहीं, क्योंकि वो समय उनका वो क्षेत्र से उनका कोई वो भी नहीं था। तो ये मंत्री जी का दूसरा तीसरा मामला आपको ये वही मंत्री जी हैं जो आपको याद हो बिजली खंभे पे भी चढ़ चुके थे ग्वालियर वगैरह के आसपास में। तो मंत्री जी जब आते हैं तो उनको लगता है कि जब तक एक दो लोगों पर कार्रवाई लटके झटके नहीं हो जाएंगे, जब तक उसके छपना नहीं है कहीं। तो ये प्रचार का एक तरीका हो गया आजकल मंत्रियों का, कि जब तक कोई थोड़ा ऐसा नहीं किया जाए, और ये सभी राजनेताओं में ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही। क्या साहब? जी बिल्कुल, लगना भी चाहिए कि मंत्री जी दौरे पर आए थे, और शहर तक खबर भी जानी चाहिए कि मंत्री जी ने दौरे में क्या पोल खोली है, क्या कमियां पकड़ी हैगी। तो यही बात है कि मंत्री जी को पहले पता नहीं था कि बिजली अधिकारियों को कि मंत्री जी कभी भी टपक जाएंगे, और उन्होंने मेंटेनेंस के नाम पर शटडाउन ले लिया था, और वो मंत्री जी ने पकड़ लिया। मंत्री जी को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, 2 नोटिस थमाकर, 2 इंजीनियरों को नोटिस थमाकर चले गए हैं। जवाब कुछ भी हो, इंजीनियरों की सेहत पर फर्क पड़े या ना पड़े, पर इतना जरूर हो गया इस शहर में मंत्री जी आकर गए थे, कम से कम पता सबको चल गया। पता चल गया। एक खबर पर केवल आपको हेडलाइंस की जानकारी देता हूँ। मेट्रोपॉलिटन रेंज का रीजन जो है अब इंदौर नहीं रहेगा, मतलब जो केंद्र पहले इंदौर बनाया गया था वो इंदौर नहीं रहेगा, उसकी वजह इसको उज्जैन कर दिया गया। अब उज्जैन मेट्रो रीजन जो है उसके अंदर इंदौर भी शामिल होगा। पहले इंदौर में उज्जैन शामिल किया जा रहा था, एक तो बात ये थी, और दूसरा 6600 किलोमीटर का एरिया बढ़ते बढ़ते अब ये 17000 किलोमीटर के लगभग पहुंचने वाला है। मतलब अभी हो गया 1687 किलोमीटर पहुंचा, कुछ और क्षेत्र इसमें जुड़ेंगे तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। हालांकि इस मामले में जानकारों का मानना है कि इतना संभव नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी राशि विकास के लिए चाहिए। अब हम अग्निबाण खबर की बात कर ले रहे हैं। अग्निबाण खबर में बात कर ले रहे हैं। अग्निबाण में एक दो खबर बात करेंगे। एक तो छावनी के लिए, जो आपको याद होगा शायद इस पर हम 3-4 बार इसी प्लेटफॉर्म पे बात कर चुके हैं दोपहर न्यूज़ के। छावनी की सड़क को लेकर फिर एक बार निपटारा हो चुका है, और सड़क को तोड़फोड़ की तैयारी कर ली गई है। इसके पहले भी शायद 3-4 बार महापौर गए थे, तब भी तोड़फोड़ की तैयारी कर ली गई थी। इसमें बड़ी मेहनत लग रही है क्या छावनी तोड़फोड़? बिल्कुल। इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि 3 बार हो गया। मास्टर प्लान में 80 फीट चौड़ी सड़क है, 60 फुट पर विधायक गोलू शुक्ला मंजूरी करा देते हैं, रहवासियों की बात मान लेते हैं, उस पर भी रहवासी तैयार नहीं है, 60 फुट पर भी जगह देने को तैयार नहीं है। इसको कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, सिंगल बेंच से स्टे हो जाता है, जिसे नगर निगम को डबल बेंच से खारिज कराना होता है। डबल बेंच से खारिज हो चुका है स्टे। अब नगर निगम को लग रहा है, आज अधिकारियों ने दौरा किया है, कि अब तुरंत जो है बगैर समय खराब किए तुरंत तोड़फोड़ कर दी जाए, वरना पता नहीं कहाँ से नया स्टे आ जाएगा या कहाँ से नई रुकावट ना आ जाए। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली, और ऐसा लगता है मुझे कि इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा सा जो हमला मधुमिलन से छावनी रोड पर अतिक्रमण हटाते नजर आएगा। मतलब कोई नरियल बाजार नहीं जरूरत पड़ेगी, सीधे काम शुरू करना ही होगा। एक और खबर पर बात कर ले रहे हैं। 1500 स्क्वायर फीट के मकानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य कर दिया। नगर निगम ने तमाम जगहों पर नोटिस थमाना शुरू कर दिया। मेरा ये मानना है कि नगर निगम को शहर के जल स्तर को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना बनाना चाहिए, और इसके साथ में जो इस साइड के, जो इस क्षेत्र के इंजीनियर हैं, जो भूल जल सर्वेक्षण के इंजीनियर हैं, उनकी इंदौर में 6-8 अच्छे जानकार इंजीनियर हैं, उनकी सलाह लेकर एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। वो एक कमेटी बनाए कि, और एक तो जानकारी ले किस क्षेत्र का जल स्तर तेजी से घट रहा है और कहाँ पर जल स्तर बढ़ाने के लिए क्या प्रयास बेहतर तरीके से किए जाते हैं। होने लगा है कि आपको याद होगा शायद कि अब भूल जल सर्वेक्षण से, जो आज हमने बात की किसी 1-2 लोगों से, कि आने वाले दिनों में आपको इंदौर के नीचे बम के धमाकों की ज़मीन के अंदर आवाज़ होती मिलेगी। उसका कारण ये हो गया कि धीरे धीरे पानी खत्म हो गया, तो वहाँ एयर का वो बनने लगा। तो जब भी पानी वहाँ नीचे पहुँचेगा तो धमाकों के साथ में पानी आगे बढ़ पाएगा, और जब विस्फोट का आपको ऐसा लगेगा शायद ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा विस्फोट हो रहे हैं। तो भूजल सर्वेक्षण के जो लोग हैं उनसे जानकारी लेकर एक विधिवत इसकी एक कमेटी बनाई चाहिए, और कहाँ कहाँ जल स्तर बढ़ाए जाने के लिए ये इस प्रकार के कार्यों से ये हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं। 1500 स्क्वायर फीट के मकानों में नोटिस देने से कुछ नहीं होगा।
एक बड़ी योजना बनाकर इस शहर के लिए कोई तैयारी करना पड़ेगी। अगर हम एक बड़ी योजना बनाकर एरिया वाइज विधानसभा स्तर पर काम करेंगे, फिर वही बात होगी, नीति बनाना और राजनीति करने में फर्क होगा। अगले 5 साल के लिए आपको योजना बनाना पड़ेगी, अगली बारिश तक हम ये क्षेत्र होंगे, उसकी अगली बारिश तक ये क्षेत्र होंगे, तभी हम इस शहर का जल स्तर बचा पाएंगे। नहीं तो हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। ले दे के बीलों के तालाब को लेकर घूम फिर के आ जाते हैं, जबकि उन तालाबों का कोई व्यापक स्तर नहीं है, वो सब खत्म हो चुके हैं तालाब। तो जो तालाब है उनको बचाने का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाना चाहिए। क्यों सर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि 1500 स्क्वायर फीट की पर आप बात आज से नहीं हो रही, हर साल बात होती है। और आधी गर्मी निकल जाने के बाद जब जल संकट गहरा था तब कहा जाता है कि वाटर हार्वेस्टिंग लगवा लें, वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश शुरू होने के बाद सब भूल जाएंगे। तो ये सब व्यापक मुझे लगता है इसके जो जन जागरण की ज़रूरत है और पूरे साल भर चलाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आपको लगता है कि प्यास लगी तब हम कुआं खोदने निकलते हैं। ये ठीक वैसे ही मामला। फिर वही बात आ जाती, लेते कि मनीष सिंह जी का नाम आ जाता है घड़ी घड़ी। मनीष सिंह जी ने जब नगर निगम में ज्वाइन किया तो उन्होंने सबसे पहले पता लगाया कौन से चौराहे ऐसे हैं जिन पर पानी भरता है, सबसे पहले सारे चौराहों को निकालो। तो उसका तत्काल पता उन्होंने अभी ये 12 चौराहे, रीगल टाकिज, पाटनीपुरा, इन सब जगह पानी भरता है। उन्होंने कहा इसकी निकासी का क्या सिस्टम है, बारिश के पहले इसको निकाल के तैयार कर लो ताकि वहाँ पे पानी बिल्कुल भी ना भरे। तो मुझे याद आता है शायद कि उसको लेकर तत्काल कई क्षेत्रों में काम, क्योंकि सारा पानी का स्लो मालूम से बह के पाटनीपुरा चौराहे पर आया, पूरा रोड जाम हो जाता था। तो फर्क वही है कि आदमी के काम करने का, अधिकारी के काम करने का तरीका कैसा है। वही अगर जो लंबे समय की योजना बना के जाएगा और उसी योजना को अगला अधिकारी निरंतर चलाए, तभी जाके हो सकता है। फिर वही बात है, कैलाश वर्गीय कार्यकाल में जो लोगों ने जल स्तर बढ़ाने के लिए काम चालू किया था, 2 मशीनें खरीदी थी, कहाँ गई मशीनें पता नहीं। और जिन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी उन्होंने बोरिंग के पानी के नीचे उतारने की व्यवस्था की थी, वो सब शून्य हो चुकी है, वहाँ कचरा भर चुका है, सब खत्म हो चुका है। तो जब तक ये निरंतर काम नहीं चलेगा, शहर में जल स्तर सुधरने वाला नहीं है। तो ये तो थी वो खबरें जो आपको अंतर्राष्ट्रीय, अब शहर की खबरें थी जो हमने आपको, शहर की चुनिंदा खबरें हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे देते। बहुत सारी खबरें घटना दुर्घटना हो जाए उससे आपका कोई लेना देना रहता नहीं, आपको वो जानकारी दें जो आपको बताए कि शहर में क्या हो रहा है। अब हम आपको कुछ राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों की जानकारी मैं इसी प्लेटफॉर्म पर इसलिए देता हूँ कि ये भी आपको इसके साथ मालूम रहे कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। 1.5 से 2 मिनट के अंदर मैं ये जानकारी आपको देता हूँ। एक तो कल जयपुर दैनिक भास्कर ने बहुत बड़ी, आज छापी है, जयपुर दैनिक भास्कर ने बहुत बड़ी खबर छापी और उन्होंने बहुत मेहनत की इस खबर के पीछे। उन्होंने 3000 से ज़्यादा अलग अलग छात्रों के नाम निकाले जिनके मेडिकल में सिलेक्शन हुए थे। उसके बाद उस खबर में उन्होंने जो जानकारी निकाली, आज हमने दैनिक दोपहर में वही खबर दी है कि ये जो शिवराज गोटेगांवकर है, जिसकी लातूर में कोचिंग क्लासेस बहुत अंदर जाके है, ये 10-15 साल पहले ही कोचिंग क्लास के धंधे में उतरे हैं ये। और इनने क्या किया, इन्होंने ये किया कि इन्होंने तमाम जो बड़े परिवारों के बच्चे जो थोड़े बहुत औसत पढ़ाई से ऊपर है, उनसे बड़ा समझौता करके इन्होंने अपनी कोचिंग क्लास में उनको जगह दी और इनका 1 to 1 करके इनको वो क्वेश्चन सारे रटाए। तो सरकार कह रही कि इस साल पेपर आउट हुआ, नहीं, पिछले साल भी CBI के जांच में भी ये मामला सामने आया कि पिछले साल भी जो पेपर था वो विधिवत आउट हुआ था और इन्हीं की कोचिंग क्लास से 19 बच्चों का एम्स में सिलेक्शन हुआ। जबकि आप ये मानिए, एम्स में सिलेक्शन होना देश में सबसे कठिन काम होता है। मतलब अगर 1 लाख बच्चे भाग ले रहे हैं एम्स की परीक्षा के लिए तो शायद 2 या 3 बच्चों का सिलेक्शन वहाँ हो पाता है। तो वहाँ ये 19 बच्चों का सिलेक्शन ये भाई साहब के कारण हुआ वहाँ पे। और एक ही परिवार के 5 छात्र जो हैं, जो 10वीं 12वीं में 2nd डिवीज़न में नहीं थे, उनका सिलेक्शन भी एक साथ मेडिकल कॉलेज में इन्हीं के सौजन्य से हो चुका। तो ये बहुत बड़ा रैकेट चलाने वाला मामला है। इनके व्हाट्सएप से केमिस्ट्री का पूरा पेपर निकला है और इसके अलावा जो इनकी किताबें खंगाली गई, तो जो 400 क्वेश्चन तैयार किए थे तो 120 क्वेश्चन ऐसे थे जो परीक्षा में पूछे गए। तो ये बहुत बड़ा रैकेट जो नेक्सस है ये CBI ने खोला है और 1500 करोड़ की संपत्ति इनके पास हो चुकी है। एक और जानकारी आपको देता हूँ मैं, अभी तक रुपए को बचाने के लिए आप समझो $3 ट्रिलियन, बल्कि $4 ट्रिलियन से ज़्यादा रुपया अरब डॉलर हवन हो चुके हैं। 38 अरब डॉलर हम हवन कर चुके हैं सारा का सारा रुपए को बचाने के लिए। और रुपए को, इसके बाद भी रुपया बचने को तैयार नहीं, रुपया 97 के पार चला गया। मतलब आँख पलकते पलकते रुपया भाग रहा है और 1 या 2 दिन या मुझे लगता है ज़्यादा 7 दिन के अंदर ये 100 रुपये करीब पहुँच जाएगा। रिजर्व बैंक ने भी अब रुपए को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। पर इसका आपके हमारे जीवन में क्या असर आने वाला है? आपके और हमारे जीवन में असर आने वाला है कि रुपया जितना गिरेगा महंगाई उतनी तेज़ी से बढ़ेगी। अभी थोक महंगाई जो 8% है वो फुटकर में जाते आते और रुपया गिरेगा तो ये और तेज़ी से बढ़ेगी और हमको थोड़े दिन बाद में किराने का सामान, घर का सामान जो भी हम खरीद रहे हैं ये सब और महंगा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि रुपये का जितना नीचे अवमूल्यन होगा महंगाई का उतना असर हमको दिखाई देने लगेगा।
हम भले ही ये समझें कि रुपया गिर रहा है तो इससे क्या असर पड़ेगा, तो ये आप समझ लीजिए कि रुपये का आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। जो बाहर से सामान आता है, पेट्रोल डीजल वगैरह, ये सब अभी हाल इन पर तेज़ी से भाव बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। नई तबादला नीति आज घोषित होगी, जिसके बारे में हमने आपको शुरू में प्रारंभिक स्थिति में बता दिया। और आज फिर शेयर बाजार फिर लहूलुहान रहा, 800 अंकों की गिरावट के साथ शुरू हुआ है। उसका मूल कारण यह है कि रुपए को अस्थिर होना, महंगाई की चिंता, जर्जर रुपया, भागते विदेशी निवेशक, ये सारे लोग जो है इनके कारण रुपया बिल्कुल बाजार जो है अब मरने की स्थिति में आ रहा है ये भी। और आखिरी में एक जानकारी आपको देता हूँ, प्रधानमंत्री जी आज नॉर्वे पहुंचे और उनका बड़ा भव्य स्वागत किया गया। ये तीसरे देश कहलाते हैं जिन देशों से हमारा कोई काम नहीं। पिछले 70 सालों से नॉर्वे हमारे यहाँ से कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं गए। इसके पूर्व में कभी किसी के जाने की जरूरत पड़ी नहीं। पर आप ये भी समझ लीजिए कि गौतम अडानी जी को नॉर्वे में एक बहुत बड़ा फंड चलता है सरकार की तरफ से, जो निवेश करते हैं दूसरे शेयर बाजारों में, सरकारों को देते हैं उधार, क्योंकि वहाँ कच्चे तेल का बहुत उत्पादन होता था। उससे पैसा जोड़ के उन्होंने एक फंड बना लिया। पिछले दिनों अभी 26 तारीख को इसी दोपहर में, दैनिक दोपहर में ही खबर छपी सबसे पहले कि अडानी ग्रीड को जो पैसा उन्होंने देते थे उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया है इसी 26 तारीख को नॉर्वे सरकार ने। और ब्लैक लिस्टेड इसलिए किया कि ये कंपनी रिश्वतखोरी में सब जगह पर उलझी हुई है, सब गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका में अभी हाल इनको 2 अरब रुपए देकर अपने आप को छुड़वाना है। ऐसे मामलों के कारण नॉर्वे ने अपना जो फंड है वो वापस खींचना चालू कर दिया। और मुझे जो आज बाजार भर में जो चर्चा है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा छाई, वो यही चर्चा चाहिए कि इसके कारण प्रधानमंत्री जी को अपने दोस्ती निभाने के लिए वहाँ नॉर्वे जाना पड़ा, क्योंकि और कोई काम दूसरा है नहीं और हमारा उस देश से कोई व्यापार भी नहीं है। और आखिरी में चलते चलते आपको याद होगा काकरोच जनता पार्टी बनी थी, 2 दिन पहले उसकी सदस्यता 40,000 थी। आज 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हो गए और 2 लाख से ज़्यादा पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। ये तमाम वो बेरोजगार युवक हैं जिनको उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने, न्यायमूर्ति ने अपने उद्बोधन में कहा था कि आने ये जिस प्रकार के बेरोजगार जो है ये काकरोच की तरह होते हैं, जो आप धीरे धीरे और बढ़ते जा रहे हैं। तो ये काकरोच जनता पार्टी बनी है, जो तमाम बेरोजगार इस पर तेज़ी से शामिल हो रहे हैं। तो वो खबरें थी जो हमने आपको बताई और शहर की तमाम जानकारी के अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमने जानकारी दी। हमारा आग्रह इस कार्यक्रम को लाइक करिए, दोपहर न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम को आप देखते रहिए, क्योंकि इसमें बहुत चुनिंदा खबरें आपको देखने को मिलेगी जो सब जगह पर आपको ढूंढ के एक जगह हम एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं। तो लाइक करिए, नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सहयोग बनाए रखिए, आपका स्नेह बनाए रखिए। कार्यक्रम की लोकप्रियता के हम बहुत आभारी हैं। निरंतर हजारों लोग इस पर पहुँच रहे हैं देखने के लिए। दूसरी दुनिया के देश के लोग भी इस पे आ रहे हैं कार्यक्रम देखने, जो इंदौर के रहने वाले हैं। हम उन सब के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।